हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में फिर से आपका बहुत ही वेलकम है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी जिसको हम हिंदी में जैव विविधता के नाम से भी जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता आखिर होता क्या है। फ्रेंड्स, नाम से हमको यहाँ पता चल रहा है जैव विविधता मतलब जीवों की बात की जा रही है। तो अगर हम देखें तो हमारे अर्थ में कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कई प्रकार के जीव, जैसे हम बोल सकते हैं डॉग्स की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, वैसे ही बिल्लियों की पाई जाती है, मनुष्यों की कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो हम देख सकते हैं कि इस दुनिया में कई प्रकार के जीवों की अलग अलग प्रकार की जातियाँ पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि अगर हम मान लीजिए हम अपने में ही लेके चले कि जैसे मनुष्यों की एक जाति है, तो मनुष्यों के अंदर में हम देखते हैं कि जितने भी दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं सभी में कई प्रकार के जितने भी गुण होते हैं वो क्या होते हैं, लगभग सेम होते हैं। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम मनुष्य हैं तो दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं सभी मनुष्यों के गुणों में काफ़ी समानताएं पाई जाती है। उसी तरह से अगर हम मान लीजिए हम बिल्लियों की जातियों की बात करें तो दुनिया में जितनी भी प्रकार की बिल्ली होती है या दुनिया में जितने भी प्रकार के टाइगर्स पाए जाते हैं सब में जितने भी गुण होते हैं लगभग लगभग सेम ही गुण पाए जाते हैं। तो दुनिया में आप किसी भी जाति को उठाइए, चाहे वो कह सकते हैं एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट वगैरह भी हो सकते हैं। जैसे आप नीम के पेड़ को उठाइए या फिर आप कह सकते हैं कि किसी भी एक पेड़ को के ऊपर आप बात कीजिए, तो दुनिया में किसी भी जाति के अंदर हमको देखने को मिलता है कि उनके गुण लगभग लगभग क्या होते हैं, समान ही होते हैं। कुछ ऐसे गुण भी पाए जाते हैं जो एक ही जाति के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसी असमानता को ही हम क्या कह देते हैं, विविधता है, मतलब विभिन्नता कह सकते हैं। तो इसी को ही हम क्या कह देते हैं, जैव विविधता। जैसे अगर हम देखें तो मनुष्यों में लगभग जितने भी मनुष्य हैं दुनिया में सबके 2 हाथ 2 पैर 2 आँख, इस तरह से सभी गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सभी मनुष्यों में कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है। कोई मनुष्य काला होता है तो कोई गोरा होता है। हम कह सकते हैं कि किसी की लंबाई अधिक होती है तो किसी की लंबाई कम हो सकती है। तो दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं काफ़ी कुछ गुण तो समान होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ गुण ऐसे होते हैं जो सभी मनुष्यों में भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसी तरह से दुनिया में हर एक जातियों में हमें देखने को मिलता है कि समानताओं के साथ साथ उनमें अंतर भी पाया जाता है, विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। तो उसे ही हम क्या कह देते हैं, जैव विविधता या फिर बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अगर एक शब्दों में अगर मैं बात करूँ तो दुनिया में पाए जाने वाले सभी जीवों में उन कुछ समानताओं के अलावा कुछ असमानताएं भी पाई जाती है। इसी असमानता को हम क्या कह देते हैं, जैव विविधता का नाम लेते हैं। तो ये हमारा जैव विविधता हो गया। और जैव विविधता को अच्छे से क्लियर एक्सप्लेन करने के लिए विटकर ने एक क्लासिफिकेशंस दिया था। विटकर का एक वर्गीकरण सिद्धांत आया था जिसके ऊपर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं कि विटकर का वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं विटकर का वर्गीकरण। विटकर क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो विटकर क्लासिफिकेशंस में जो एक साइंटिस्ट थे विटकर, उन्होंने दुनिया में जितने भी प्रकार के सजीव हैं, जीने वाले जितने भी जीव हैं उनको वर्गीकृत किया था, क्लासिफाइड किया था, जिसे हमने क्या कह दिया, विटकर क्लासिफिकेशंस के नाम से जाना। तो विटकर क्लासिफिकेशंस में किस तरह से क्लासिफाइड किया गया, ठीक है। तो इसके अब हम बात करते हैं। तो विटकर क्लासिफिकेशंस में सबसे पहले जितने भी एनिमल्स बोल सकते हैं, सजीव जिसको हम एनिमेट भी बोलते हैं, ठीक है ना, एनिमेट, इसको क्लासिफाइड किया गया था। तो सबसे पहले क्लासिफाइड कैसे किया गया था कि इसमें सबसे पहले ये देखा गया कि जितने भी दुनिया में सजीव हैं, जितने भी जीव हैं, उनमें क्या हो रहा है कि सभी में देखा गया कि सेल मेम्ब्रेन किसी जीव में पाया जाता है, किसी में सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, किसी भी सेल, जो अगर हम कोशिका की बात करें तो जैसे मान लीजिए ये एक कोशिका है, तो एक सेल के ऊपर का जो एक कवर होता है इसे ही हम क्या कह देते हैं, सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये याद रखें, किसी भी सेल के ऊपर की झिल्ली को हम क्या कह देते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग क्या किया गया, जिसमें सेल मेम्ब्रेन जिसमें पाया गया, ठीक है ना, जिसमें सेल मेम्ब्रेन पाया गया उसको अलग रखा गया, और जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया गया, जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया गया उसको अलग रखा गया। तो उसको हमने कह दिया प्रोकैरियोटिक्स,
प्रोकैरियोटिक, ठीक है, अच्छे से याद रखिए। जिसमें सेल मेम्ब्रेन पाया गया उसको हमने कहा प्रोकैरियोटिक्स, और जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया गया उसको हमने कहा यूकैरियोटिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिल्कुल आराम से समझिए इसको। जितने भी सजीव थे उनको क्लासिफाइड किया गया किसके आधार पे? सेल मेम्ब्रेन के आधार पे। जिसमें सेल मेम्ब्रेन पाया जा रहा है उसको प्रोकैरियोटिक्स, जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जा रहा है उसको हमने क्या कह दिया? यूकैरियोटिक्स। अब प्रोकैरियोटिक्स में हमको देखने को मिला कि जितने भी प्रकार के यूनिसेलुलर जीव होते हैं जिसमें एक ही कोशिका पाई जाती है, एक ही सेल होता है, उसको हमने क्या कह दिया? प्रोकैरियोटिक्स। ठीक है ना, तो इसमें यूनिसेलुलर जितने भी जीव होंगे उसको हमने क्या कह दिया? प्रोकैरियोटिक। जैसे अगर मैं इसमें एग्जांपल की बात करूं तो इसमें यूनिसेलुलर का जो एग्जांपल हो जाता है वो हो जाता है आपका बैक्टीरिया। ठीक है ना, और इसी को एक अलग से किंगडम माना गया अलग से, जिसको हमने कह दिया मोनेरा। तो सबसे पहला जो किंगडम है वो कौन सा है? मोनेरा। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जिसमें पाया गया उसे हमने प्रोकैरियोटिक्स कहा। प्रोकैरियोटिक्स में ओनली यूनिसेलुलर ही आते हैं और उसी में बैक्टीरिया वगैरह ही आते हैं, और वो कौन सा किंगडम कहलाता है? मोनेरा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया गया उसको हमने क्या कह दिया? यूकैरियोटिक्स। और यूकैरियोटिक्स में हमको देखने को मिला कि इसमें भी दो प्रकार का क्लासिफिकेशंस हुआ। जैसे एक यूनिसेलुलर और दूसरा क्या था? मल्टीसेलुलर के अंदर हम देख सकते हैं कि यूनिसेलुलर के अंदर प्रोटिस्टा किंगडम आता है। प्रोटिस्टा किंगडम का मतलब इसमें कौन सा चीज़ आते हैं? जैसे अमीबा वगैरह आता है तो प्रोटिस्टा, और इसका एक अच्छा एग्जांपल है अमीबा। ठीक है, तो यूनिसेलुलर आप देख सकते हैं कि यूनिसेलुलर दो है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो एक ऐसा यूनिसेलुलर जिसमें क्या हो रहा है? सेल मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, उस यूनिसेलुलर को हमने क्या कह दिया? मोनेरा किंगडम कह दिया। ऐसा यूनिसेलुलर जिसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है उसको हमने कौन सा किंगडम कह दिया? प्रोटिस्टा किंगडम कह दिया। तो इस तरह से हमारा दो किंगडम हमको पता चल गया। अब इसके बाद इसी यूकैरियोटिक्स में जो मल्टीसेलुलर था, इस मल्टीसेलुलर को 3 टाइप में कैटेगराइज्ड किया गया। तो 3 टाइप्स में कैटेगराइज करने, सबसे पहले मल्टीसेलुलर को सेल वॉल के अकॉर्डिंग कैटेगराइज्ड किया गया। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? सेल वॉल के अकॉर्डिंग। अब ये सेल वॉल क्या होता है? तो किसी भी सेल में चारों तरफ जो एक दीवार होती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो सेल वॉल के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया। तो जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, अब सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता था? सेल वॉल होता था आपका जितने भी फंगस वाले ग्रुप होते थे उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता था। जितने भी प्लांट से रिलेटेड जैसे जिसमें जितने भी पेड़ पौधे आ जाते हैं वो क्या होता था? उसमें सेल वॉल होता था। तो इस तरह से इसमें सेल वॉल होता था। जबकि हम देख सकते हैं कि जितने भी एनिमल होते हैं उसमें सेल वॉल नहीं होता था। जितने भी एनिमल होते हैं उसमें सेल वॉल नहीं होता था। तो क्या हुआ? जिसमें सेल वॉल नहीं होता, यहाँ हम लिख देते हैं, जिसमें सेल वॉल नहीं होता उसको एक अलग से किंगडम माना गया जिसको कहा गया एनिमेलिया। जिसमें सेल वॉल नहीं होता उसको अलग से किंगडम माना गया जिसको कहा गया एनिमेलिया। ठीक है, और इसमें हम आराम से लिख सकते हैं, जैसे हम मैन या फिर फिश या और कई सारे हम मल्टीसेलुलर आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो जितने भी जीव जंतु हैं सभी किसके अंतर्गत आ गए? एनिमेलिया किंगडम के अंदर आ गए। अब हमारा बच गया कि जिसमें सेल वॉल होता है, ठीक है, जिसमें सेल वॉल होता है उसको हमने फिर से 2 टाइप्स में बांटा। ठीक है, अब एक को हमने कह दिया, अब सेल वॉल तो दोनों में होता है, तो दोनों में सेल वॉल होता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि जितने भी फंगस होते हैं उस फंगस वाले जो फंजाई ग्रुप होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ठीक है ना, तो इसमें हम देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस, यहाँ लिख देते हैं, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, इसीलिए इसको हमने अलग से एक किंगडम माना। और जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है, तो उसको हमने प्लांटी का नाम दे दिया। तो इस तरह से फंगस में आपका राइजोपस एग्जाम्पल में आ जाता है,
राइजोपस, और कई सारे फंजाई के एक ग्रुप से हैं। फिलहाल एक एग्जांपल काफ़ी है, राइजोपस। और प्लांटी में आपका जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी आ जाएंगे। और प्लांट लिख सकते हैं आप इसमें, नीम का, जामुन का, जो लिखना है आप लिख सकते हैं, अमरूद का। तो इस तरह से हमने देखा कि विटकर क्लासिफिकेशन 5 टाइप का उसमें क्या दिया गया, किंगडम दिया गया, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम्स, प्लांटी, और एक क्या था, एनिमेलिया। तो इसको एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले एनिमल्स को सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग देखा गया। तो सेल मेम्ब्रेन जिसमें पाया गया उसको प्रोकैरियोटिक कहा गया, जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया गया उसको यूकैरियोटिक कहा गया। ठीक है, जितने यूनिसेलुलर थे सेल मेम्ब्रेन वाले उसको मोनेरा किंगडम कहा गया, जितने भी यूकैरियोटिक्स वाले यूनिसेलुलर थे उसको प्रोटिस्टा किंगडम कहा गया। अब यूकैरियोटिक्स में जो मल्टी सेलुलर थे उन मल्टी सेलुलर को सेल वॉल के अकॉर्डिंग कैटेगराइज्ड किया गया, बांटा गया। तो फंजाई और प्लांट अलग एक ग्रुप में हुए, जबकि एनिमल अलग ग्रुप में हो। किसके आधार पे, सेल वॉल इनमें पाया जाता है जबकि एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता, इसीलिए इसको अलग कर दिया गया। अब सेल वॉल नहीं होने के कारण जो एनिमल थे उसको एनिमेलिया किंगडम कह दिया गया, जिसमें हम आते हैं। जितनी भी मछलियाँ, जीव जंतु, टाइगर्स वगैरह सभी इस एनिमेलिया में आ जाते हैं। नाम से पता चल रहा है एनिमल मतलब एनिमेलिया। ठीक है, जबकि जो फंजाई और प्लांट जो अलग हुआ था जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट था, इसको फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। आपने देखा है कि जितने भी फंजाई होते हैं उन फंजाई में क्या होता है, कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता, वो सड़े गले चीज़ों को खाकर ही अपना लाइफ सर्वाइव कर लेते हैं, इसलिए उसमें फोटोसिंथेसिस कोई ज़रूरी नहीं होता। तो फंजाई वाला जो ग्रुप था उसको फोटोसिंथेसिस नहीं होने के कारण उसको अलग से किंगडम माना गया, जबकि जिसमें फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे प्लांट वगैरह, उसको प्लांटी किंगडम मान के उसको अलग कर दिया गया। इस तरह से विटकर ने बहुत ही बेहतरीन जो 5 टाइप किंगडम में क्लासिफिकेशन दिया था वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस रहा, जो आज तक हम इसका यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये आज का हमारा एक शॉर्ट वीडियो था, छोटा सा, ज़्यादा ये बड़ा नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बायोडाइवर्सिटी आखिर है क्या, और बायोडाइवर्सिटी के साथ जो एच विटकर का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह से जो और आपके क्लासेस से जो आगे के वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है तो आप जाकर उसको भी देखिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए।